हैव यू एवर नोटिस्ड पानी के ग्लास में रखी हुई पेंसिल उसके सरफेस से बैंड हुई नजर आती है, या फिर कोई सिक्का जिसको किसी ग्लास के टम्बलर में रखेंगे तो उसका सरफेस ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वाई? क्यों होता है ऐसा? इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट बैंड कैसे होती है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉस। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रे ऑफ लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो क्या होता है, उसकी जो इंटरफेस होती है वहां पर ये बैंड हो जाती है। व्हाई डज इट बैंड? ये बैंड क्यों होती है? उसका रीजन है कि जो रे ऑफ लाइट होगी वो हर मीडियम में अलग अलग स्पीड रखती है। रे ऑफ लाइट का जो स्पीड होता है वो हर मीडियम में अलग अलग होता है। तो जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इफ सपोज लाइक यहां पे दो दे रखे हमने, एयर टू ग्लास, फाइन, तो एयर टू ग्लास ये रे ऑफ लाइट आई और ये मीडियम 2 में एंट्री करी, तो ये दोनों मीडियम के बीच का इंटरफेस है, वहां पर क्या हुआ, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। ये ऐसे ट्रेवल करनी चाहिए थी पर वो क्या हो गई, बैंड हो गई। नाउ सेकंड देखिए, हमने यहां रख दिया है ग्लास और यहां है एयर। जब वो ग्लास से एयर में एंट्री करेगी तब क्या होगा, अगेन ये ऐसे जानी चाहिए थी पर वो क्या हो गई, डिविएट हो गई, बैंड हो गई। तो ये बैंड क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो या तो स्पीड इंक्रीज होगी या स्पीड डिक्रीज होगी। हम जब बात करें कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो क्या होगा, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में क्या होती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो जब रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करेगी तो क्या होगा, उसके इंटरफेस पे क्या हो जाएगा, स्पीड एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाने की वजह से वो क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने एक नॉर्मल खींच लिया है। तो आप देखेंगे कि रे ऑफ लाइट जब ये एंट्री कर रही है तो यहाँ पे क्या किया उसने, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई। अब इस केस में देखेंगे, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंटरफेस पे क्या है, रे ऑफ लाइट इस तरफ जानी चाहिए थी, पर क्या होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंट्री कर रही है तो ये क्या होगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, उस तरफ चली जाएगी। उसको बोलेंगे कि बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब? जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंट्री कर रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। तो इंटरफेस पे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसमें फर्स्ट जो है वो है द इंसिडेंट रे, दिस वन AO, right? The incident ray, the refracted ray OB, and the normal N and dash. To the point of interface, at the point of incidence, all lie in the same plane. Simple सी बात है, incident ray, refracted ray और normal at the point of incidence, all lie in the same plane. एक ही surface पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा पॉइंट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या कर रही है, वो भी इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो दोनों एंगल हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भले आप इसके एंगल चेंज कर लो, ठीक है, इन दोनों के एंगल चेंज हो सकते हैं पर इन दोनों का जो रेशियो आएगा किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, लाइक मैं बात करूं ग्लास और एयर के लिए, तो वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो लैंग्वेज है वो ये है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, स्पेसिफिक किसी कलर के लिए, और द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, किसी दो मीडिया के लिए जब भी हम बात करते हैं, लाइक एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, वाटर टू एयर, तो ये जब भी हम दो पेयर ऑफ मीडिया की बात करेंगे वहां पे क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। विल स्टार्ट विद द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या है? स्फेरिकल लेंसेज जो है वो क्या है, दे आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइक मिरर
इसमें भी जो इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिरर में होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि वहां हो रहा है रिफ्लेक्शन और यहां होगा रिफ्रैक्शन, दैट इज द रीजन वी विल से रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इनकी भी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है लाइक मिरर, वो कर्व्ड होगी, या तो आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी, राइट। अब जो आउटवर्ड होगी, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपके कि ये वन और बोथ साइड स्फेरिकल, दोनों साइड स्फेरिकल, जैसे यहां बता रखा है, यहां पर बता रखा है दोनों साइड स्फेरिकल या फिर वन साइड स्फेरिकल होगा। इफ सपोज ये वन साइड स्फेरिकल होगा तो इसका एक साइड कैसा होगा, इसका एक साइड होगा प्लेन, इसका एक साइड होगा बिल्कुल प्लेन, ठीक है। इसका भी बना देते हैं हम, तो इसका वन साइड जो होगा वो होगा बिल्कुल प्लेन। तो इन लेंसेस को जिनकी दोनों साइड जो है वो स्फेरिकल है, इन्हें हम नॉर्मली डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होंगे वो बीच में से थिक और कॉर्नर से थिन होंगे, कनकेव लेंस बीच में से थिन और कॉर्नर से थिक होते हैं। फाइन, तो नाउ वी अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। फाइन, नाउ विल गो टुवर्ड्स द टर्मिनोलॉजी। ऑप्टिकल सेंटर हमने मिरर में पढ़ा था पोल, ठीक है, कि जो भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका जो सेंटर था वो था पोल। यहां पर जो स्फेरिकल लेंसेज हैं उसका जो सेंटर है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से डिनोट करेंगे। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल लेंसेज हैं, वो क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ स्फीयर, ये किसी न किसी स्फीयर का एक हिस्सा होते हैं। और इस हिस्सा, ये जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होगा लाइक मिरर, उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आप कहेंगे ये 2f1 क्या चीज है, 2f2 क्या चीज है, तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसे हम C1, अब यहाँ पे C1 और C2, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्फीरिकल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कितनी है, दो है, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहां से भी आ सकती है और रे ऑफ लाइट यहां से भी आ सकती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी कितने होंगे, दो होंगे। लाइक जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, रे ऑफ लाइट जब यहां से आ रही है तो ये वाला पोर्शन है, ये क्या बना रहा है, एक स्फीयर बना रहा है, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन अगर हम इसे मानते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये क्या बना रहा है, ये भी एक बना रहा है स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जैसे C1 को मैंने लिखा है 2f1, वाई, क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक एक f है, मतलब एक फोकस का जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ कितना है, एक। अब इसी को डबल हमने पढ़ रखा है, इसका जस्ट डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। लाइक 2f इज इक्वल टू 1r, 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको अगर हम डबल करेंगे, 2f करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। दैट इज द रीजन हमने लिखा है 2f1। तो इस तरफ हमने लिखा है f1, 1 लिखा है, इस तरफ सब चीजें क्या लिखी है, 2 लिखी है। ये सरफेस वन सरफेस, ये सरफेस सेकंड सरफेस, तो क्या कहेंगे हम, वहां कहते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यहां पर हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 भी कह सकते हैं। एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी में आपके C1 भी दे रखा होगा या फिर दे रखा होगा 2f, तो 2f भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ही समझना इसे, ठीक है। इस तरफ भी आप देख लीजिए C2 को क्या लिखा हुआ है, 2f2 लिखा हुआ है, दो f2 मिलके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहे हैं। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेम मिरर जैसा ही है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई एक गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर को गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन। नाउ प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है, इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा, वो कन्वर्ज हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट चली, कन्वर्ज हुई और किसी एक पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि अगर
रे ऑफ लाइट अगर इस तरफ से आती है तो वो कहां मिलेगी, वो यहां मिलेगी इस पे, इसलिए यहाँ पे F1 और F2 यानी प्रिंसिपल फोकस भी कितने हैं, 2 हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस को हमने बोल दिया F1 और सेकंड वाले को बोल देंगे हम लोग F2। सेम इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चली वो कन्वर्ज नहीं होती, वो होती है डाइवर्ज होती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग लेंसेज। तो क्या होगा, ये डाइवर्ज होगी, हम इससे पीछे की तरफ किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आती है जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाले सरफेस को देखा था, अब यहां से अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ कहीं हमें मिलती हुई नजर आएगी, तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो देयर आर टू प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस एज वेल। तो इसे कहेंगे हम F1, इसको कहेंगे हम लोग F2। एंड लास्ट वन इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज है, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है प्रिंसिपल फोकस। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्फीरिकल लेंसेज क्या चीज है। स्फीरिकल लेंसेज है जो कि कर्व्ड है, या तो आउटवर्ड है या फिर इनवर्ड है। देयर आर टू स्फीरिकल लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। इसकी जो दोनों सरफेस होती है, दोनों क्या होती है, स्फीरिकल होती है। अगर हम लोग नॉर्मल ये वाला लें, अदरवाइज सिंगल वाला भी होता है। एज आई टोल्ड कि आप ये भी बना सकते हो, ये वाला भी लेंस होता है, इसको भी हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस, जिसका एक साइड प्लेन है। इसको नॉर्मली डबल कनकेव लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है, कैसा होगा, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। अब इसकी जैसे हम टर्मिनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है इसके बीच का पोर्शन जो भी है, जो भी लेंस है, लेंस के जो बीच का सेंटर होता है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लेंसेज हैं वो क्या बनाते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, इन लेंसेज में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्यों 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि इसकी जो दोनों जो साइड बता रखी है आपकी एनसीईआरटी में, दोनों कैसी है, स्फीरिकल है, दोनों साइड से रे ऑफ लाइट आ सकती है। तो आपकी क्या होगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने 2F1 और 2F2 से डिनोट करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि एक फोकस, 2 फोकस मिलके क्या बनाएंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। लाइक ये डिस्टेंस का जस्ट डबल ये वाला डिस्टेंस होता है, दैट इज द रीजन यहाँ पे F1 है और उसका जस्ट डबल हमने कर दिया 2F1 एंड हियर आल्सो सेम 2F2। फाइन। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, वही जो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर को होकर गुजरती है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है वो या तो कन्वर्ज करेगी इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और या डाइवर्ज करेगी इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, और किसी एक पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का सेंटर है वो कहलाता है, का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा फोकल लेंथ। तो ये जो टॉपिक, ये जो वीडियो है, आई फील कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आप इसे एक बार फिर से बनाकर देखिएगा, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसा मिरर में था, मिरर में भी सेम यही केस में हमने पढ़ा हुआ था। मिरर में भी हमने पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर की जगह हमने पढ़ लिया था पोल। फाइन, सेम चीज जो बीच में थी वही चीज है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम था, वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहां पे भी था रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस वही थी, इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल फोकस वही था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चलती है वो किसी पॉइंट पर मिलती है या किसी पॉइंट से आती हुई नजर आती है, वो था आपका प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ वही था कि फोकस और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे था पोल के बीच का डिस्टेंस। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार अलग बनाइए। मिरर की जो ये टर्मिनोलॉजी है आप उसको लर्न कीजिए, कैसे उसको एक पूरा साइड में बनाइए, उसे लिखिए। फिर आप क्या करेंगे, एक दूसरे पेज पर आप पूरा की पूरा ये जो लेंस है उस लेंस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आप एक बार बनाइए और आप अपने हिसाब से, देख के नहीं, बिना देखे। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपको डिफरेंसेस इजीली समझ में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल भी दोनों के लगभग सेम है। उसका जो फॉर्मूला जो है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, उसमें खाली एक माइनस का डिफरेंस है। तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंड क्या करना है, आपको बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो अगर आप उस डिफरेंसेस को समझ गए, आप अगर इसको लगभग आप बना लेते हैं अपनी कॉपी में दोनों अलग अलग बिना देखे, तो आपके क्या होगा कि ये कंसेप्ट जो होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। क्योंकि मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट सेकंड मार्क्स के हिसाब से, मार्क गेनिंग के हिसाब से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इजीली मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन वैसे ही इजी लगता है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या है,
तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको बारीकी से स्टडी कीजिए। आपको कोई भी इश्यू आता है आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके इश्यूज़ को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा।